जय हिंद। सभी को MRGK में स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं स्पीडी पब्लिकेशन का जो रेडियो सामान्य विज्ञान का बुक है, उसी में से साइंस से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आज जानेंगे जीव विज्ञान के बारे में। सबसे पहले बायोलॉजी को ख़त्म करेंगे, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री। तो जीव विज्ञान को जानेंगे। जीव विज्ञान का सामान्य परिचय। जीव विज्ञान क्या है? तो सबसे पहले जानेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है जीव विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। अगला देखेंगे, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था लेमार्क एवं ट्रीवीरेनस ने। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लेमार्क एवं ट्रीवीरेनस ने 1801 ईस्वी में। जीव एवं जंतु विज्ञान का जनक कौन है? जीव एवं जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। जीव एवं जंतु विज्ञान का जनक पूछेगा तो क्या हो जाएगा? अरस्तु। अगला क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया। जैव विकास को सर्वप्रथम कौन समझाया था? लेमार्क ने। जैव विकास जो है उसको सर्वप्रथम किसने समझाया था? लेमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र को जो जनक हैं वो कौन है? हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस। भारत में चिकित्सा के जनक कौन है? भारत में चिकित्सा के जनक कौन है? चरक। और चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है किसको? हिप्पोक्रेटस को। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन हो जाएगा? थियोफ्रेस्टस। भारत में शल्य चिकित्सा के जनक कौन है? सुश्रुते। भारत में शल्य चिकित्सा के जनक कौन है? सुश्रुते। अगला देखेंगे, मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। आगे देखिए, जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का अगला टॉपिक है जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवों का आधुनिक वर्गीकरण या वर्गीकी का पिता कहा जाता है। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण, जीवों के आधुनिक वर्गीकरण या वर्गीकी का पिता कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को। अगला है, जीवों के नामकरण के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। जीवों के नामकरण को द्विनाम पद्धति का परिचालन किसने किया था? कैरोलस लिनियस ने 1753 में। कैरोलस लिनियस ने 1753 में। अगला क्वेश्चन है, पांच जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किया। पांच जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किसने किया था? रॉबर्ट एच विटेकर ने। 1969 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, समस्त जीवों का पांच जगत वर्गीकरण है। समस्त जीवों का पांच जगत वर्गीकरण कौन कौन है? तो पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है कवक, चौथा है पादप, पांचवा है जंतु। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु। आगे देखेंगे, सभी प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं कौन से जगत में? सभी प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित कौन से जगत में किए जाते हैं? पूछ रहा है मोनेरा जगत में। सभी प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं कौन से जगत में? मोनेरा जगत में। अगला क्वेश्चन है, मोनेरा जगत के सदस्य हैं। मोनेरा जगत के सदस्य कौन कौन हैं? जीवाणु, नील हरित शैवाल। जीवाणु और नील हरित शैवाल। मोनेरा जगत के सदस्य कौन कौन हैं? दो हैं, जीवाणु और दूसरा हो जाएगा नील हरित शैवाल। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक जीवों में क्या नहीं होता है? केंद्रक नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक जीवों में क्या नहीं होता है? केंद्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं प्रोटिस्टा जगत में। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं प्रोटिस्टा जगत में। अगला है, प्रोटिस्टा जगत के सदस्य हैं। प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन कौन हो जाते हैं?
शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ। प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन कौन हैं? पहला हो जाएगा शैवाल, दूसरा है कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ। आगे देखेंगे यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में उपस्थित क्या होता है? केंद्रक। यूकैरियोटिक में क्या उपस्थित होता है? केंद्रक। अगला टॉपिक है हम लोग जानेंगे जीवाणु। जीवाणु क्या है? तो जीवाणु की खोज किया था ल्यूवेनहॉक ने 1683 में। जीवाणु का खोज कौन किया था? ल्यूवेनहॉक ने 1683 ईस्वी में। जीवाणु का खोज कौन किया था? ल्यूवेनहॉक ने 1683 ईस्वी में। जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है ल्यूवेनहॉक को। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को। जीवाणु नाम किसने दिया था? एहरेनबर्ग ने। एहरेनबर्ग ने 1829 में। जीवाणु नाम कौन दिया था? एहरेनबर्ग ने 1829 में। कोशिकीय संरचना वाला छोटा जीव कौन है? जीवाणु। कोशिकीय संरचना वाला छोटा जीव कौन है? जीवाणु। अगला क्वेश्चन है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? म्यूकोपेप्टाइड की। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है किससे? म्यूकोपेप्टाइड की। अगला क्वेश्चन है दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु है। दलहनी पौधा जो मसूर है, मूंग है, चना है, उसके जड़ों में क्या पाया जाता है? राइजोबियम। दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु क्या है? राइजोबियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित कौन करता है? राइजोबियम। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित कौन करता है? राइजोबियम। अगला क्वेश्चन है दूध में पाया जाने वाला जीवाणु है। दूध में पाया जाने वाला जीवाणु क्या है? लैक्टोबैसिलस। दूध में पाया जाने वाला जीवाणु क्या है? लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन है एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने किया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी का खोज किसने किया था? जोसेफ लिस्टर ने। एंटीसेप्टिक सर्जरी का खोज किसने किया था? जोसेफ लिस्टर ने। अगला क्वेश्चन है जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन का प्रतिपादन किसने किया था? जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन का प्रतिपादन किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने। आगे देखेंगे जीवाणुओं में राइबोसोम पाया जाता है। जीवाणुओं में राइबोसोम पाया जाता है 70S। जीवाणुओं में राइबोसोम कितना पाया जाता है? 70S। आगे जानेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। अगला टॉपिक है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है? एक कोशिकीय जीव है। प्रोटोजोआ होता है एक कोशिकीय जीव। प्रोटोजोआ कितना कोशिकीय जीव होता है? एक कोशिकीय जीव। आगे देखेंगे प्रोटोजोआ शब्द का प्रथम प्रयोग किया था गोल्डफर्स्ट ने। प्रोटोजोआ शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? गोल्डफर्स्ट ने। प्रोटोजोआ संघ के जंतु हैं अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, एंट अमीबा, हिस्टोलिका। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। हरा प्रोटोजोआ क्या कहलाता है? यूग्लिना। अगला जानेंगे विषाणु के बारे में जानेंगे। संसार का सूक्ष्मतम जीव होता है विषाणु। संसार का सबसे सूक्ष्मतम जीव कौन होता है? विषाणु। विषाणु के अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। आगे जानेंगे विषाणु की खोज किया था इवानोव्स्की ने। इवानोव्स्की ने 1892 में। विषाणु की खोज किसने किया था? इवानोव्स्की ने 1892 ईस्वी में। साधारणतः सभी जीवाणु बने होते हैं प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल RNA के। सभी जीवाणु बने होते हैं प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल RNA के। विषाणु का आकार क्या होता है? विषाणु जो है उसका आकार कितना होता है? 0.15 से 0.2 माइक्रोन। 0.15 से 0.2 माइक्रोन। रासायनिक रूप से विषाणु होता है न्यूक्लियोप्रोटीन। रासायनिक रूप से विषाणु क्या होता है? न्यूक्लियोप्रोटीन। अगला टॉपिक देखेंगे कोशिका विज्ञान। जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका। क्वेश्चन में आएगा जीवन की मूलभूत इकाई का नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा? कोशिका।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? ल्यूवेन हॉक ने। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? ल्यूवेन हॉक ने। कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। और जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? ल्यूवेन हॉक ने। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? काइटोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखें, कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने 1838 एवं 39 में। जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका। जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका। अगला क्वेश्चन देखें, कोशिका दो प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका। आगे देखेंगे, केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं। केंद्रक एवं केंद्रिका किसमें नहीं पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं। केंद्रक एवं केंद्रिका पाए जाते हैं किसमें? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक एवं केंद्रिका पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक एवं केंद्रिका कोशिका नहीं पाए जाते हैं। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जीवाणु की। सबसे छोटी कोशिका कौन होता है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा तो क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग की अंडा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका को ही कहते हैं न्यूरॉन। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका क्या है? सेरिबेलम। मानव शरीर में सबसे छोटी पाई जाने वाली कोशिका क्या है? सेरिबेलम की गैलियस सेल की। आगे जानेंगे, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका क्या है? अंडाणु। आगे जानेंगे, टॉपिक है कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना। जीवन का भौतिक आधार है जीव द्रव। जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीव द्रव। जीव द्रव की खोज किया था डू जार्डिन ने। जीव द्रव का खोज किसने किया था? डू जार्डिन ने। जीव द्रव का नामकरण कौन किया था? पुरकिंजे ने 1839 में। जीव द्रव का नाम पूछेगा तो क्या हो जाएगा? जीव द्रव का नामकरण कौन किया था? पुरकिंजे ने 1839 में। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है किसका कथन है? हेक्सले का। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है किसका कथन है? हेक्सले का। जीव द्रव सिद्धांत दिया था शुल्ज ने। जीव द्रव सिद्धांत कौन दिया था? शुल्ज ने। आगे देखें, पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पाई जाती है पाई जाती है केवल पादप कोशिकाओं में। कोशिका भित्ति पाई जाती है केवल पादप कोशिकाओं में। कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? सेलुलोज की। अगला देखेंगे, कोशिका झिल्ली पाई जाती है पादप एवं जंतु दोनों में। कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है? पादप एवं जंतु दोनों में। आगे देखेंगे, कोशिका को एक निश्चित आकार एवं कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती है कोशिका झिल्ली। कोशिका को एक निश्चित आकार एवं कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान कौन करता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड एवं प्रोटीन से। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? लिपिड एवं प्रोटीन से। आगे जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमैन ने। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? वेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? वेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है जीवाणु में। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं होता है? जीवाणु में। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला द्रव्य कहलाता है मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला द्रव्य क्या कहलाता है? मैट्रिक्स।
कोशिका का पावर हाउस यानी ऊर्जा गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का श्वसन केंद्र है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का श्वसन केंद्र क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? एटीपी के रूप में। एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी इकाई होती है ऊर्जा की। एटीपी इकाई किसकी होती है? ऊर्जा की। क्रेब्स चक्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला देखेंगे, क्रेब्स चक्र की खोज किसने किया था? हैंस क्रेब्स ने। क्रेब्स चक्र का खोज किसने किया था? हैंस क्रेब्स ने। माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहलाता है क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कौन कहलाता है? क्रिस्टी। आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट का बिहार पुलिस मध्य निषेध का एग्जाम अभी है, ज़्यादा दिन अब नहीं है, शायद जून तक के हो जाना चाहिए। मई या जून तक एग्ज़ाम हो जाएगा। तो बहुत ही कम समय है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है सेट प्रैक्टिस और उसका डिस्क्यूजन। तो हम लोग सेट प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट अभी पीछे सेट प्रैक्टिस मेरे वीडियो को भी नहीं देखे हैं वो देख लें, और रेगुलर हम लोग सेट प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। तो सेट प्रैक्टिस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।